जय हिंद। अगले वाले एपिसोड में हमने क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है हम लोग समझे थे कि आवेश किस तरीके से काम करता है और ये भी समझे थे कि एक्चुअल में कूलाम का नियम कहना क्या चाहता है। आज की वीडियो हम लोग समझेंगे वैद्युत बल रेखाएं जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ये होती क्या है और क्या सच में किसी बिंदु से या किसी आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते हैं या फिर नहीं होती हैं। और हम ये भी समझेंगे वैद्युत फ्लक्स किस तरीके से काम करता है और होता क्या है। तो आज देखिए, अब हम लोग समझते हैं वैद्युत बल रेखाएं। देखिए, बल रेखाओं को समझने के लिए सबसे पहले आप इधर देखिए, हमारे पास एक छोटा सा ये वार्सर है यानी रिंग है और ये हमारे पास एक चुंबक है। अब जैसे हम इस वार्सर के पास चुंबक लेकर के जाएंगे, ये तुरंत जाकर के इसमें चिपक लेता है, चिपक लेगा। देखिए, ये यहाँ से जाकर के चिपक लिया। तो अब ये कैसे चिपका, इसको बात समझिए। जैसे चुंबक यहाँ था, चुंबक यहाँ है और जैसे हम इसके पास लेकर के गए तो इतने ही दूरी पे ये आकर के इसको खींच लिया। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ये खींच क्यों रहा है, कैसे खींच रहा है। कहीं ना कहीं इसके हाथ पर तो होंगे ही, तभी तो खींच रहा है। जैसे है तो यहाँ पे, लेकिन खींच रहा है और थोड़ी दूरी पे। जैसे खींच रहा है थोड़ी दूरी पे तो कुछ ना कुछ इसके हाथ पैर गए होंगे जो इसको खींच लेकर के आया होगा। जैसे ये वाला हम एक आवेश मान लिए और इसको हम यहाँ पे रख लिए, तो इसके चारों ओर कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो दूसरे बिंदु को, दूसरे आर्टिकल को खींचेगा। जैसे इसको खींचेगा, यहाँ से खींच लिया, इस साइड से भी खींच लिया, इस साइड से भी लगाएंगे तो इस साइड से भी खींच लिया। यानी वैद्युत बल रेखाएं चारों ओर एक बिंदु के चारों ओर फैलेंगी। अब इसको समझिए कि क्यों इस वैद्युत बल रेखाएं चारों ओर फैलेंगी। अब हम लोग समझते हैं वैज्ञानिकों की दूसरी स्ट्रेटजी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने माना एक Q0 एक आवेश लिया। Q0 आवेश क्या होता है उसको समझिए। Q0 का मतलब होता है कि बहुत ही छोटा आवेश, बहुत ही छोटा आवेश जिसके अपनी कोई ज्यादा ताकत ना हो। मतलब देखिए, आप समझिए, यदि हम इतना बड़ा चुंबक लें, इससे भी छोटा चुंबक ले लें और इतना चुंबक ले लें, तो किसकी पावर किसकी ज्यादा होगी? इसकी पावर ज्यादा होगी। अब समझिए कि इन्होंने, वैज्ञानिकों ने Q0 को बहुत ही छोटा ले लिया है। इसके पीछे का रीजन समझिए। जैसे ये वाला एक बिंदु हो गया, अब ये वाला एक बड़ा आवेश हो गया और ये छोटा आवेश हो गया Q0, ये हो गया Q0। अब हमको पता करना है कि इसकी पावर कितना है। तो पावर ऐसे ही पता होगी कि ये कितनी दूरी से खींच रहा है। जैसे इसको देखिए तो यहां से ये खींच रहा है, यानी यहां से खींच रहा। कोई बड़ा यहाँ चुंबक होगा तो यहां से खींच लिया, उससे भी बड़ा चुंबक ले आएंगे, बुफर वगैरह का जो बड़ा वाला साउंड होता है, तो इससे भी ऊंचाई से खींच लेगा। तो Q0 इसीलिए जरूरी था। अब दूसरा समझिए, यदि Q0 नहीं होता तो हम इसको बहुत पास लेकर के जाते, तब भी ये नहीं खींचता है। देखिए, अब इतना पास लेकर के गए तब खींच रहा है। तो इसका मतलब Q0 उन्होंने ये लिया है कि ये पता चले कि एक्चुअल में ये जो बड़ा वाला जो आवेश है वो कितना उसके पास पावर है। अब समझिए, वैज्ञानिकों ने जब Q0 लिया तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव लिया। अब समझिए, यदि हम ये Q0 ले लिए, Q0 ये पॉजिटिव होगा हमेशा, Q0 प्लस हो गया। अब Q0 यदि हम यहाँ कोई प्लस आवेश लेकर के आते, यानी ये Q0 हो गया टेस्टिंग चार्ज जिसे कहते हैं, इसे टेस्टिंग चार्ज कहते हैं। अब इसके पास यदि हम ये प्लस वाला लेकर के आएंगे तो आप बताइए कि क्या होगा। तो रेखाएं इससे टकराएंगी और फिर रिटर्न हो जाएंगी। अब एक चीज आप समझिए कि यदि हम जब प्लस लेंगे तो प्लस वाला यदि कोई चीज होगा, यहाँ प्लस लेंगे तो रेखाएं आपस में ये प्रतिकर्षित करेंगे, यानी पीछे की ओर भाग जाएंगे। आप ऐसे समझिए, जैसे ये वाला एक आवेश हो गया, दूसरा आवेश ये वाला हो गया, एक आवेश ये वाला है और दूसरा आवेश ये वाला है। ये दोनों विपरीत चार्ज के हैं तो ये आकर के आपस में मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ऐसे आकर के आपस में मिल गए। लेकिन यदि ये विपरीत समान चार्ज के होंगे तो ये आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, रेखाएं ऐसी आएंगी, फिर रिटर्न होकर के वापस हो जाएंगी। तो जब भी कभी प्लस प्लस होगा तो रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, लेकिन यदि माइनस कर देंगे तो रेखाएं अंदर की ओर होंगी। आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक्चुअल में वैद्युत बल रेखाएं होती क्या। वैद्युत बल रेखाएं यानी ये आवेश हो गया, इसके चारों ओर जो निकलने वाली रेखाएं हैं वो वैद्युत बल रेखाएं। लेकिन एक्चुअल में आपको जानकर के हैरानी होगी कि ऐसी कोई बल रेखा होती ही नहीं। अब आप कहेंगे नहीं होती तो काहे लिए आप पढ़ा रहे थे, काहे लिए सिखा रहे थे। तो इसको ऐसे समझिए। देखिए, वैज्ञानिकों ने देखा कि हम जैसे लोग तो सारे लोग नहीं होंगे, हर एक व्यक्ति आइंस्टीन और थॉमस अल्वा एडिसन तो नहीं होगा। उनको कैसे समझ में आएगा, जब हम फिजिक्स में उनको पढ़ा रहे होंगे तो कैसे समझ में आएगा कि कोई चीज दूसरे को खींच रही है, कैसे किसी को प्रतिकर्षित कर रही है। इसीलिए इन्होंने कल्पना किया कि इस तरीके से रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती। आपको समझाने के लिए अब हम लोग समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव जिसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है उसको समझिए। देखिए, आपने पढ़ा है कि जब विपरीत प्रकार के आवेश मिलेंगे तो आपस में आकर्षण करेंगे, यानी एक दूसरा, मतलब एक मेल एक फीमेल, तो आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो सेम तरीके से इसको समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव कहता है कि जब कोई रेखाएं विपरीत होंगी, यानी एक होगा प्लस और दूसरा होगा माइनस,
एक होगा प्लस और दूसरा होगा माइनस। तो आप समझिए एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, लेकिन एक चीज और ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन दोनों का जो रिजल्ट है यानी परिमाण है वो सेम होना चाहिए। तो हम इसको मान लिए दो, इसको मान लिए 2 कूलम और इसको भी हम लोग मान लिए 2 कूलम। तो 2 कूलम का आवेश 2 कूलम आवेश जब ये आपस में मिलेंगे तो उस समय निर्माण होगा वैद्युत द्विध्रुव का। आप समझिए ये वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। देखिए जब आप जल की बात करते हैं H2O, तो आप H2O तभी मिलता है जब हाइड्रोजन पे आप जानते हैं प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, जबकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है। लेकिन ये तभी ऐसे इस प्रकार से मिल पाए हैं जब इनके जो रिजल्ट है आपस में दोनों के रिजल्ट सेम है। जैसे ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको बराबर करने के लिए तो इनका रिजल्ट और ऑक्सीजन के रिजल्ट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो एक्चुअल में परिमाण है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो एक्चुअल में परिमाण है वो एक्चुअल में परिमाण बराबर है। और लेकिन ये प्रकृति में तो विपरीत प्रकृति में KCl को आप ले लीजिए तो K पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है। तो K पे प्लस चार्ज हो गया, Cl पे माइनस चार्ज हो गया, और इन दोनों का परिमाण भी क्या है सेम है, तो इसलिए क्या बन जाएंगे वैद्युत द्विध्रुव बन जाएंगे। अब समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव एक्चुअल में काम कहाँ करता है। जब आप माइक्रोवेव ओवन निकालते हैं जिसमें लोग समोसा गर्म करते हैं, पेटी जो खाना गर्म करते हैं, वो होता क्या है इसको समझिए। हर एक खाने के अंदर कुछ ना कुछ उसमें पानी होता है, और जैसे ओवन का प्लग जैसे हम सटाते हैं तो बहुत सारी फील्ड उसमें जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड झमाझम जनरेट हो जाती है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर तरंगे निकलती हैं। और ये तरंगे क्या करती हैं इसको समझिए। जैसे हमारे पास उसके अंदर होता है, खाने के अंदर होता है H2O, और ये H2O क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है यानी वैद्युत द्विध्रुव। अब ये काम कैसे करेगा समझो। उसमें क्या करेगा कि उसके अंदर जो माइक्रोवेव होंगी बहुत तेजी से प्लस माइनस मतलब 1 सेकंड में अरबों खरबों बार अपने फील्ड यानी दिशा चेंज करेंगे। समझिए इलेक्ट्रॉन पे कि इस पे क्या होगा तो माइनस चार्ज होता है, और इस पे क्या होता है प्लस चार्ज होता है। अब समझिए जब माइनस चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रिक उसके अंदर जो तरंगे बह रही है प्लस आएगा, तो ऑक्सीजन तुरंत उसके सटना चाहेगा कि आइए हम सट जाते हैं, अपनी दुश्मनी को खत्म करते हैं। और जैसे माइनस चार्ज आएगा ऑक्सीजन तुरंत दूर भागेगा। फिर उसके बाद में माइनस आएगा तो ये हाइड्रोजन जुड़ना चाहेगा क्योंकि विपरीत प्रकृति वाले मिलते हैं, और फिर ये ऑक्सीजन हटेगा। तो इसी हटने और दौड़ने में, दौड़ भाग में वो इलेक्ट्रिक जो माइक्रोवेव होती इतनी तेजी से अपनी दिशा चेंज करती हैं, इन परमाणु ये सारे परमाणु कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में करना क्या है, किससे जाकर के सके। मतलब किसी से मिलने जाते हैं तुरंत ही वो बदल जाता है, नहीं हम तुमसे नहीं मिलेंगे। तो हाइड्रोजन जाता है मिलने के लिए, तो हाइड्रोजन को बुलाता है, तो हाइड्रोजन जैसे आगे बढ़ता है तो कहते हैं, फिर उसके बाद में प्लस हो जाता है, नहीं तुम दूर भागो, तुम वो नहीं हो। इसी के कारण आपस में H2O फ्रिक्शन होता है। इसी फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे हमारे माइक्रोवेव में खाना गर्म हुआ करता है। उसके अंदर कोई सिलेंडर या उसके अंदर कोई LPG गैस या किसी प्रकार की लकड़ी उसमें नहीं चलती है, फिर भी हमारा खाना गर्म रहता है। तो किसके कारण गर्म रहता है, तो ये माइक्रोवेव के कारण। अब समझिए फ्रिज किस तरीके से काम करता है। देखिए एक्चुअल में सबसे पहले आप ये समझिए कि फ्रिज किसी चीज को ठंडा नहीं करता है, बल्कि उसकी गर्मी को निकालता है। जैसे आप उसके अंदर कोई कोको कोला रख दिए, तो कोको कोला की यदि हम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस माने, तो उसके फ्रिज के अंदर जाएगा तो 5 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस यदि बचता है, तो उसको ठंडा नहीं करता है, बल्कि जो उसकी गर्मी है उस गर्मी को धीरे धीरे करके निकालता रहता है। तो धीरे धीरे क्या करेगा, हो करके क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब उसमें भी काम करता है कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल काम करता है। तो वैद्युत द्विध्रुव यही चीज होता है। और दूसरी चीज आप समझिए, इसे फार्मूला के रूप में कैसे निकालते हैं। तो फार्मूला वैद्युत द्विध्रुव को इसे P मान लिए, और P बराबर 2L और Q हो गया, 2L और Q हो गया। इसके अलावा और फार्मूला नहीं। इसको देख करके आप समझ जाएंगे ये कहना क्या चाहता है। देखिए 2L को आप छोड़ दीजिए, ये Q है, ये Q यानी आवेश की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल उतना ही ज्यादा होगा। हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ 2 कूलम है और यहाँ भी 2 कूलम है, लेकिन डाइपोल बनने के लिए यहाँ एक माइनस होना चाहिए और यहाँ पे प्लस होना चाहिए। अब समझिए 2L इसके बीच की दूरी है। अब ये क्यों है इसको अभी हम बताते हैं, लेकिन समझिए कि ये 2 माइक्रोकूलम इतना हो गया। अब इसमें से किसी एक को पकड़ लेना, तो ये हम 2 को पकड़ेंगे और इसके बीच की दूरी यदि हम 5 mm रखते हैं, इसके बीच की दूरी यदि हम 5 mm रखते हैं तो 5 हो जाएगा गुणे में 10 की घात -3 हो जाएगा। ये मीटर में चेंज करेंगे और उसके बाद में ये हम ले लेंगे 2 कूलम। आप समझिए ये इधर 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 की घात -3 या कूलम मीटर, 10 गुणे 10 की घात -3 कूलम मीटर। अब ये कहना क्या चाहता है, ये बस इतना ही कहना चाहता है कि यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी P का मान ज्यादा होगा तो खाना आपका बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, और यदि P का मान कम है तो आपका खाना बहुत धीरे धीरे
धीरे धीरे करके गर्म होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यही कहना चाहता है। अब हम लोग समझते हैं फ्लक्स क्या है। फ्लक्स को तो फ्लक्स को समझने सबसे पहले आप समझिए कि फ्लक्स क्या होता है। जैसे पाइप में से पानी जाता है तो वो हो गया पानी का फ्लक्स। आपकी खिड़की में से बहुत तेजी से हवा आ रही है तो हवा का फ्लक्स हो गया। मुंह से बदबू आ रही है तो बदबू का फ्लक्स हो गया। इसी तरीके से कोई भी आवेश है, जैसे ये वाला एक मान लीजिए आवेश है, इस आवेश के चारों ओर जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है यानी खिंचाव या प्रतिकर्षण जनरेट हो रहा है उसी को फ्लक्स कहते हैं। अब इस फ्लक्स में सारे लोग कंफ्यूज हो गए वैज्ञानिक की होना क्या चाहिए इस फ्लक्स में। तो इन लोगों ने कहा कि किस तरीके से हम निकालेंगे कि किसका कितना एरिया है। जैसे आप समझिए ध्यान से कि जब कोई आप देखे होंगे बिजली वाले जब तार लगे होते हैं, बहुत बड़ा तार लगा होता है, वो तार ये कहना चाहता है कि जब आप उसके ज्यादा करीब चले जाएंगे तो आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ऑटोमेटिक खींच लेगा। जैसे जो बहुत देखे होंगे जो टावर जैसे बिजली के खंभे लगे होते हैं, टावर जैसे बिजली खंभे जिसमें लगभग 1 लाख वोल्टेज का करंट आता है, तो उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा दूर नहीं, लगभग 1-2 मीटर के करीब में रहेंगे, 2 मीटर के करीब में, अब हमको आगे नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद ही हमको खींच लेगा। तो ये सारी चीजें किससे पता चलती है? तो वैद्युत फ्लक्स के पता, ये चीजें वैद्युत से फ्लक्स से पता चलती है। जैसे आप समझिए ये हो गया 1000 वोल्टेज, 1 लाख वोल्टेज का इसमें करंट जा रहा है, इस वाले राड में 1 लाख वोल्टेज का। और जैसे हम यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो 1 लाख वोल्टेज का करंट जा रहा है, तो कुछ ना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमको खींच करके अपने आप में चिपका लेगी। इसी चीज को क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। तो किसके कारण चिपका रही है? तो भैया फ्लक्स के कारण चिपका रही है। अब समझिए सारे वैज्ञानिक कंफ्यूज थे कैसे निकालेंगे फ्लक्स किसी चीज का कितना है। तो उसी में एक आए गाउस। अब गाउस ने कहा कि भैया आप इतना काहे लिए कंफ्यूज है? सबसे आसान है, कोई आवेश है, जैसे ये कोई आवेश है, अब ये आवेश जितना रखेंगे जितने ज्यादा ये पावरफुल होगा, फ्लक्स भी उतना ज्यादा पावरफुल होगा। जितना कम आवेश, छोटा आवेश होगा, उसका फ्लक्स भी उतना कम होगा। तो उन्होंने कहा कैसे बताइए? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना जी, फ्लक्स को आप रख दीजिए फाई और फाई बराबर आप लिख दीजिए क्यू, बस हो गया। यहाँ पे फाई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू का मतलब क्या है कि ये चार्ज कितना इसमें पावर है। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, मान लिया कि फाई बराबर क्यू हो गया। लेकिन आप एक चीज बताइए कि जब कोई चीज एक दूसरे के खींचता है, ये वाला जो चुंबक है इस वाले प्रकार को खींचेगा, तो देखिए ये खींच रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या, इसके बीच में जो है इतना जो गैप बचा है, क्या इसमें एयर नहीं है? एयर मतलब वायु नहीं है? तो लोगों ने कहा बिल्कुल है वायु, क्या रेजिस्टेंस नहीं पैदा करेगा, मतलब ये प्रतिरोध नहीं करेगा? तो कहीं उन्होंने कहा कि प्रतिरोध तो करेगा। कहा फार्मूला गलत। उन्होंने कहा कुछ नहीं गलत है, इसके नीचे आप लगा दीजिए इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट उसे कहते हैं जब कोई दो चीजें आपस में आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं, बीच में जो हवा का रुकाव आता है उसी को कहते हैं इप्सिलॉन नॉट। तो उन्होंने कहा कि भैया जब आप फ्लक्स निकालेंगे तो आप कुछ नहीं करना है कि कोई आवेश है, जैसे ये आवेश है, इसकी पावर कितनी है और इस पावर को आप डिवाइड कर दीजिए जो रेजिस्टेंस हो रहा है वायु का, यानी वायु किसी चीज को रोक रही है, किसी चीज को जाने के लिए उसको रोक रही है, तो उसी चीज को नीचे रख दीजिए इप्सिलॉन। अब इप्सिलॉन का मान होता है, इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे में 10 की घात माइनस का 12, 10 की घात माइनस का 12। देखिए गाउस ने बस इतना ही कहा था, इसके अलावा गाउस ने कुछ नहीं कहा था। बाद में वैज्ञानिक आए, उन्होंने अनुप्रयोग, गाउस का अनुप्रयोग 1, गाउस का अनुप्रयोग 2, गाउस का अनुप्रयोग 3, 4, 5 उन्होंने किया, लेकिन गाउस ने बस इतना ही बताया था। अब हम लोग गाउस के अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे। लेकिन गाउस का मेन नियम क्या है? तो मेन नियम बराबर फाई बराबर क्यू अपान इप्सिलॉन है। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये 3 चीजें समझ में आई होंगी। फ्लक्स, वैद्युत ध्रुव और वैद्युत बल रेखाएं किस तरीके से काम करती हैं। हम फिजिक्स को छोटे छोटे पार्ट में बांट करके यानी एपिसोड बना करके डाल रहे हैं। तो ये सेकंड एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड पड़ गया था, उसका लिंक हम आपको दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा फर्स्ट एपिसोड कैसा है। और हमारा पूरा ये प्रयास रहता है कि चीजों को इजी करना, क्योंकि किताबें तो उसके लिए है ही है पढ़ने के लिए। और आप एक चीज बताइए कि किताबी भाषा लेकर के हम यदि यहाँ खड़े हों और आप किताबी भाषा सुनने के लिए आप यूट्यूब खोलें और आप हमें सुन रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमारा पूरा ही प्रयास है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो ऐसी हो कि चीजों को भुलाने के लिए मेहनत करना पड़े। आज की डेट में क्या हुआ है कि अभी तक मतलब पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मेहनत करना पड़ता है, लेकिन कुछ हम लोग ऐसा कर जाए कि सिखाने के बाद भुलाने के लिए भी मेहनत करना पड़े। आई होप आप लोगों को सब चीज समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट तीसरे एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।